दोस्तों, जब कोई विपक्षी छल कपट पूर्वक फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के सहारे फर्जी बैनामा, गलत वसीयत या वरासत कराकर आपके खतौनी में दर्ज कागजात हो जाता है, यानी अवैध तरीके से नामांतरण करा करके खतौनी में उसकी अंकना करवा लेता है और आपके खाते में साखातेदार हो जाता है या फिर पूर्ण खातेदार हो जाता है और फिर फर्जी कागजों के आधार पर आपकी ही पुश्तैनी जमीन से आपको बेदखल कर देना चाहता है, अवैध निर्माण कर लेना चाहता है या आपके मकान को ढहा देना चाहता है या फिर राजस्व न्यायालय में आपका कोई मुकदमा विचाराधीन हो, जैसे पैमाइश का वाद, रास्ते का विवाद, नक्शा तरमीम का मुकदमा या बंटवारा का वाद न्यायालय में लंबित हो या फिर बैनामा कंसिलेशन हक हकूक का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन हो और विपक्षी जानबूझकर मुकदमे में उद्देश्य को विफल करने की नियत से जमीन की प्रकृति को, उसकी नौयत को बदल देना चाहता हो, जमीन मकान को खुर्द बुर्द कर देना चाहता हो, जिससे आपके मुकदमे का उद्देश्य ही विफल हो जाए, या कोई आबादी की अराजी हो जिस पर कब्जा व दखल बरसों से आपका चला आ रहा हो और उस जमीन पर विपक्षी जबरन कब्जा निर्माण करके आपको अपनी ही पैतृक जमीन से बेदखल कर देने पर आमादा हो और जब आप उसे रोकने जाएं तो वो आमादा फौजदारी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल है कि पीड़ित को तत्काल क्या करना चाहिए, पीड़ित को न्याय के किस द्वार पर दस्तक देना चाहिए। सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, बस आप बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपके साथ के मिश्रा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप हो सके कानून के जानकार और सुरक्षा हो सके आपके अधिकारों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कहीं अवैध कब्जे की वारदात होती है और पीड़ित अपना फरियाद लेकर थाने जाता है तो आमतौर पर पुलिस दोनों पक्षों के विरुद्ध BNSS की धारा 126 के अंतर्गत कार्रवाई करके शांति भंग की आशंका में चालान कर देती है या फिर यह कहकर मामला टाल दिया जाता है कि मामला जमीनी विवाद का है और कोर्ट जाओ। वास्तविकता यह है कि जमीनी विवाद में आमतौर पर FIR दर्ज नहीं होती और यदि किसी परिस्थिति में FIR दर्ज भी हो जाए तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। अक्सर विपक्षी सीधे हाई कोर्ट में FIR क्वेश्चनिंग में चला जाता है, चूंकि अदालतों का दृष्टिकोण जमीनी विवाद में यह मानने का होता है कि मामला दीवानी प्रकृति का है और विपक्षी दलील देता है कि दीवानी मामले को क्रिमिनल रंग दिया गया है। साथ ही FIR कर्ता भी FIR लिखाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे केस कमजोर हो जाता है और इसका फायदा मुल्जिमान को मिलता है। इसलिए या तो FIR क्वैश हो जाती है या कम से कम विपक्षी को गिरफ्तारी पर रोक मिल जाती है, यानी विपक्षी को अरेस्ट स्टे मिल जाता है और परिणाम ये होता है कि ना तो विपक्षी की गिरफ्तारी होती है और ना कोई प्रभावी दबाव विपक्षी पर बन पाता है। आगे चलकर चार्जशीट, कार्रवाई या ट्रायल तक पहुंचने से पहले ही प्रोसीडिंग स्टे, चार्जशीट क्वेश्चनिंग या जमानत मिल जाती है। तो इस तरह से थाने से पीड़ित को कोई विशेष रिलीफ नहीं मिल पाता है। अगर पीड़ित अवैध कब्जा को रोकने के लिए दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो वहां भी सच्चाई ये है कि तत्काल स्थगन आदेश मिलना हर मामले में आसान नहीं होता। वहां पर पीड़ित को स्टे लेने के लिए अपना टाइटल, अपना कब्जा साबित करना पड़ेगा। यदि आपकी खतौनी तनहा है और विपक्षी का नाम खतौनी में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्टे आदेश मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यदि विपक्षी ने अवैध रूप से आपकी खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाकर साखातेदार बन बैठा है और वही व्यक्ति मौके पर कब्जा कर रहा है तो मुकदमे में उसे ही प्रतिवादी बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब विपक्षी भी साखातेदार है तो अदालत ये मानती है कि विपक्षी का भी प्राइमा फेसाई टाइटल साबित होता है। इसी कारण केवल दस्तावेजों के आधार पर स्टे मिलना कठिन हो जाता है और अदालत आपसे अपेक्षा करती है कि आप अपना वास्तविक कब्जा साबित करें। अगर आप अपने कब्जे के आधार पर टेम्परेरी स्टे मांगते हैं तो उसके लिए आपको अपना कब्जा साबित करना पड़ेगा और कब्जे को साबित करने के लिए कोर्ट कमीशन के लिए ऑर्डर करवाना पड़ेगा। कोर्ट अमीन मौके पर जाकर जमीन की नाप जोख करके, स्थल का मुआयना करके स्पॉट मेमो बनाएंगे और एक रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय में दाखिल करेंगे। तब तक तो विपक्षी आपकी जमीन को खुर्द बुर्द कर डालेगा
और आगे चलकर अगर आप इस मुकदमे में जीत भी गए तो कब्जा तो विपक्षी के पास चला गया। अब आपको अपना ही कब्जा लेने के लिए कोर्ट में इजराबात फाइल करना पड़ेगा, और जब तक आप ये सब करें तब तक हो सकता है कि विपक्षी ऊपरी अदालत में जाकर के इस आदेश के खिलाफ अपील कर दे, और वहां से हार होने पर मामले को हाई कोर्ट पहुंचा देगा। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ाता रहेगा और आप लड़ते रहेंगे, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। हकीकत तो यह है कि कब्जा तो पहले से ही विपक्षी के पास है, इसलिए उसे ना समय की चिंता है और ना मुकदमा की लंबा खींचने का, और पीड़ित सालों तक अदालतों का चक्कर काटता रहेगा। तो इस प्रकार दीवानी प्रक्रिया जटिल और लंबी होने के कारण अवैध कब्जे के मामले में तत्काल राहत मिलना मुश्किल होता है। अगर आप तहसील के कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो तहसील के अधिकारी होते हैं इनको न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं, जिससे इनकी व्यस्तता कुछ ज़्यादा होती है और न्यायिक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है और लंबे समय तक बात का निस्तारण नहीं हो पाता। अगर आपके ग्राम में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हो गई हो तो स्थिति और भी विकट होती है। जैसे ही ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया शुरू होती है, उस ग्राम के जितने भी मुकदमे तहसील के कोर्ट में चल रहे होते हैं उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है, अर्थात अबेट कर दिया जाता है। और ये जो आपके गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू हुई है, ये जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और पर्चा 5 जब बटेगा, उसके बाद में आपको आपत्ति, अपील, स्थगन का मौका दिया जाएगा। तब आप कोई दावा आपत्ति देकर स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अवैध कब्जे के मामले में रेवेन्यू कोर्ट और चकबंदी अदालत से भी राहत मिलने में दुविधा है। तब आखिर पीड़ित तत्काल अवैध कब्जा रुकवाने के लिए किस अदालत में जाए? तो दोस्तों, अवैध कब्जा को तत्काल प्रभाव से रोकने वाला कारगर, मजबूत और सबसे असरदार कानून है बीएनएसएस की धारा 164। जी हाँ दोस्तों, ये वही पुराना कानून है जिसे सीआरपीसी में धारा 145 के नाम से जाना जाता था। इस कानून का प्रयोग अवैध कब्जा को तत्काल रोकने के लिए उप मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम महोदय के कोर्ट में किया जाता है। तो आपको अवैध कब्जे के मामले में अपने तहसील के एसडीएम महोदय के कोर्ट में जाना है, वहीं आपको तत्काल राहत मिल सकती है। दोस्तों, जैसे ही अवैध कब्जा की घटना घटती है, तुरंत इसकी इत्तला एक प्रार्थना पत्र लिखकर एफिडेविट के साथ उप मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसका ज्यूरिडिक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होता है और आपके सबसे नजदीक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसडीएम महोदय होते हैं। दोस्तों, 164 बीएनएसएस के अंतर्गत एक मजबूत एप्लीकेशन और एफिडेविट कैसे लिखा जाता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाकर पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इसे देख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि जमीन के अवैध कब्जे के मामले में आपको क्या कदम उठाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही लीगल अवेयरनेस की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।